नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खास मुलाकात। हमेशा की तरह आज भी खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है खास शख्सियत। 3 दहाइयों से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट रह चुके, 5 दफा कटिहार से लोकसभा के लिए चुने गए और महाराष्ट्र से 2 दफा राज्यसभा के लिए चुने गए, साबिक मरकजी ममलकती वजीर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर, केरल कांग्रेस के इंचार्ज और कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी। जी हां, हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जनाब तारिक अनवर से। तारिक अनवर साहब, खैर मकदम है आपका न्यूज़ 18 उर्दू में। शुक्रिया जी। तारिक साहब, बिहार के इंतखाबात पूरे हो चुके हैं और एग्जिट पोल के आदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं कि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के इत्तेहाद को इक़्तिदार मिलने जा रहा है। क्या आपको मुबारकबाद दी जाए? अब मेरा ख्याल है ऐसे तो 10 तारीख को मुबारकबाद देंगे तो बेहतर होगा, लेकिन ये जो एग्जिट पोल के नताइज आ रहे हैं, या यूँ कहा जाए कि उनका जो प्रेडिक्शन है, उससे तो जाहिर होता है कि हम लोग हुकूमत बनाने जा रहे हैं, हमारी सरकार बनने वाली है। जी, क्या क्या फैक्टर्स रहे अजीम इत्तेहाद यानी महागठबंधन को मिलते इस नतीजे के लिए? देखिए, पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार और उनका गठबंधन, उनका इत्तेहाद एनडीए हुकूमत में है बिहार में। 15 साल का वक्फा कोई छोटा वक्फा नहीं है। एक ज़माना बीत जाता है, लोग कहते हैं युग, 14 साल का एक युग होता है, वो उनको मौका मिला। पूरा युग बिहार की जनता ने उनको दिया और लोग को बड़ी उम्मीद थी उनसे और एनडीए से जी। लेकिन 15 साल के बाद भी जब हम उसका तज्जिया करते हैं, जब उसका जायज़ा लेते हैं, तो ये महसूस हुआ लोगों को कि 15 साल की जो काम होना चाहिए था बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के बहबूदी के लिए, वो काम नीतीश कुमार कर नहीं पाए। और बिहार आज भी उसी तरह से एक पिछड़ा रियासत है, एक जिसको कहते हैं बीमारू रियासत। हम लोगों को एक तकबा मिला हुआ है और वो 15 साल पहले भी था, 15 साल के बाद भी है। आप किसी भी जिसको कह सकते हैं कि मापदंड हिंदी में कहते हैं, उसको उसके ज़रिए अगर उसका जायज़ा लिया जाए 15 साल के कामों का, तो हर मामले में, चाहे वो तालीम हो, सेहत हो, रोज़गार हो, इंडस्ट्री हो, जिसको कहा जाए लॉ एंड ऑर्डर हो, तो सारी चीज़ों में हम पिछड़ते चले गए जी। और यूँ कहा जाए कि आखिरी पैदान पर हम आ गए। कहा जाता है कि इंतखाबात जो है वो मुद्दों और नारों के सहारे जीता जाता है। क्या आपको लगता है कौन सा ऐसा मुद्दा था जो ज्यादा हावी रहा? देखिए, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ, और दूसरा है पलायन, जिसको हम कहते हैं इमिग्रेशन, यानी जो बहुत बड़ी तादाद में लोग इमिग्रेशन के लिए मजबूर हैं। हमारे नौजवान, किसान, छोटे किसान, मजदूर, उनको बिहार में कोई काम, कोई रोज़गार उनको नहीं मिल पाता है, और नतीजे के तौर पर उनको अपने बच्चों की परवरिश करनी होती है, उनके लिए इंतज़ामात करने होते हैं, तो मजबूरी के हालत में, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि कोई भी शख्स खुशी से अपना घर बार छोड़कर जाना नहीं चाहता है, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर जाना नहीं चाहता है, अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहता। लेकिन जब उसके सामने रोटी रोज़ी का सवाल आता है, जब बच्चों की भूख को वो देखता है, तब उससे बर्दाश्त नहीं होता है। फिर वो अपना घर बार छोड़कर दूसरे महानगरों में, बड़े शहरों में, दूसरे रियासतों में जाकर
वो रोटी रोज़ी की तलाश करता है। हालांकि उसमें उसको परेशानी भी होती है और कहीं कहीं बहुत यूँ कहा जाए कि गोया ये कि बेरोजगारी एक अहम मुद्दा बन गया और इस मुद्दे के सहारे अजीम इत्तेहाद जो है वो जीत से हमकिनार होने में एक बड़ी वजह ये भी रही। एक सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से नीतीश कुमार का चेहरा बिहार में जिस तरह से देखा जा रहा था, खासतौर से अक़लियती हलकों में, ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ का तशहीर के लिए बिहार आना और सीए एनआरसी का मुद्दा उठाना, क्या नीतीश को इससे नुकसान और अजीम इत्तेहाद को फायदा पहुंचा? बहुत महंगा पड़ा, बिल्कुल बहुत महंगा पड़ा। योगी जी को सीमांचल में भेजकर मैं समझता हूँ कि ये उनकी अजीम गलती थी। और वो उन्होंने योगी जी ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन उन्होंने उस ज़ख़म को फिर से ताज़ा कर दिया एनआरसी का और सीए का। और फिर लोगों को एक लगने लगा कि ये अपनी भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति से या अपने जो उसके प्रोग्राम्स है उससे वो पीछे जाने को तैयार नहीं है। और जो भाईचारगी होनी चाहिए, जो एक बुरे मुल्क का माहौल को बिगाड़ने में जो भारतीय जनता पार्टी का हाल रहा है, तो उसकी कीमत नीतीश सरकार को भी देनी पड़ी। हालांकि नीतीश जी ने उसका पुरजोर खंडन किया था, लेकिन लोगों को यकीन नहीं आया। लोगों को लगा कि नीतीश जी को भी वोट देना एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, क्योंकि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की ही बनेगी। तो लोगों ने यकीन भरोसा उनकी बातों पर नहीं किया। अच्छा, चिराग पासवान भी एक अलग सा राग अलाप रहे थे और इस तरह से उन्हें राग अलापा, न सिर्फ राग अलापा बल्कि सीधे तौर पर बार बार ये कहते रहे कि नीतीश कुमार अब कभी दोबारा वज़ीर आला नहीं बन सकते। कई तरह की सियासी गलियारों में बातें जो है वो गश्त करती रही। क्या मैं ये जानना चाहता हूं कि अंदर खाने अजीम इत्तेहाद की एलजेपी से कोई डील हुई थी? देखिए, ऐसा है कि एक अक्सर हम लोग बातचीत के दौरान में ये बात कहते हैं कि घर को आग लगी घर के ही चिराग से। तो चिराग पासवान ने वही काम किया। अब ये बात भी अब छिपी हुई नहीं है कि चिराग पासवान ने जो कदम उठाया था वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मशवरे से किया था। उनकी पूरी उसमें उनका इत्तेफाक था। बीजेपी की ये कोशिश थी कि नीतीश जी को कमज़ोर किया जाए, उनके कम से कम एमएलए जीत कर आएँ और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभरे। लेकिन मैं समझता हूँ कि बजाय सिर्फ वो चाहते थे कि नीतीश जी को नुकसान होगा अगर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, अपना अलग स्टैंड लेंगे, एनडीए से बाहर जाएंगे। लेकिन हमको लगता है कि इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी बीजेपी को खुद हो गया और नीतीश जी को तो पूरी तरह से हुआ जी। और नीतीश जी, हाँ, उनके सामने कोई चारा नहीं था ऐसे मौके पर वो। लेकिन ये बात अब उनके लोग भी कह रहे हैं और तमाम बिहार के लोग इस बात को समझ गए कि ये एक साजिश है। और ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा, चूँकि उनका इसी बात में यकीन है कि अगर सीधे तौर पर नहीं तो चोर दरवाजे से हुकूमत में आया जाए। 2015 में वो चुनाव हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से बिहार के लोगों ने नकार दिया था। अच्छा तारिक साहब, एक और सवाल यहाँ पर अहम यह है कि चुनाव से कबल सीटों के तालमेल से पहले ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, वीआईपी और आरएलएसपी इत्तेहाद से बाहर निकल आए, यानी महागठबंधन से बाहर निकल आए। क्यों? क्या वो साथ होते तो ज्यादा बेहतर होता अजीम इत्तेहाद के लिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि ये जो पार्टियां थी, ये पार्टियां इनका ज़्यादा, इनकी कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको सीट मिले। लेकिन अगर वो सिद्धांतिक तौर पर कह सकते हैं या जी प्रोग्राम के तहत अगर वो हमारे साथ आते तो वो छोड़कर जाते नहीं।
लेकिन उनका मकसद ये नहीं था और हम लोग को इस बात का खदशा भी था कि जीतने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ रहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकते थे जी। तो और लेकिन उनमें से अक्सर ने तेजस्वी की क़यादत को लेकर सवाल उठाया था और यहाँ तक कि आपने भी इंतखाबात से पहले ये कहा था कि सीएम का चेहरा कौन होगा इसका फैसला तो जीत के बाद करेंगे जब नतीजे आ जाएंगे। नहीं, देखिए, हमने ये कहा था कि हमारे यहाँ जमहूरियत है और हम जमहूरी जो निज़ाम है उसके मुताबिक जो सबसे बड़ी पार्टी होगी जाहिर है कि उसका ही चीफ मिनिस्टर होगा। और चूंकि आरजेडी सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी तो यकीनन उनका ही जो लीडर होगा या उनकी जो आरजेडी तय करेगी वही चीफ मिनिस्टर बनेगा। हमने ये बात भी साथ साथ कही। अब मानते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो एग्जिट पोल के जो आदाद-ओ-शुमार हैं वो अब सही साबित हो जाते हैं, अगर इख्तिदार मिलता है तो ग्रैंड अलायंस की तरजीहात क्या होंगी? प्रायोरिटीज तो पहले तो रोजगार का ही होगा, सबसे बड़ा कानून व्यवस्था का होगा, लॉ एंड ऑर्डर का होगा, महंगाई जो बहुत आम लोगों को आम तौर पर परेशान कर रही है उससे कैसे निजात मिले ये हमारी कोशिश होगी। और खास तौर पर इन्हीं चीज़ों पर हमारा ख्याल रहेगा कि जैसा कि वादा रहा चुनावी मंचों से, क्या पहली काबीना बैठक में 10 लाख नौकरियों का वादा जो है इसके ताल्लुक से फैसला लेना मुश्किल होगा? नहीं, कोई मुश्किल नहीं होगा। देखिए, बिहार के बहुत सारे जो अलग अलग मिनिस्ट्री है या अलग अलग विभाग है उसमें बहुत सारी वैकेंसियां पेंडिंग हैं और उन वैकेंसियों को पहले भरना है। करीब 5.5 लाख के आसपास वैकेंसी है, चाहे वो एजुकेशन में हो, इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट पर हो और पुलिस में हो, कई महकमे, हर महकमे में वैकेंसी है। और नीतीश जी ने उसको भरा नहीं, अपने दौर में नहीं भरा। क्योंकि आपने इससे पहले कहा कि बड़ा मुद्दा ये था तो लोगों की बिल्कुल लोगों को ये याद हो चुका है। तेजस्वी यादव ने लगभग अपने हर चुनावी मंच से ये कहा है कि पहला कलम जो चलेगा अगर सरकार बनती है तो 10 लाख नौकरी का फैसला होगा। बिल्कुल, हमको लगता है कि ये काम वो प्रायोरिटी बेसिस पर करेंगे जी। और हमारी हुकूमत, हमारे इत्तेहाद इस बात का ख्याल रखेगा जी कि जितने भी वादे हमने किए हैं वो बेरोजगार से के ताल्लुक से हो, जो हमारे माइग्रेटेड लेबर हैं उनके ताल्लुक से हो, तालीम से हो, सेहत से हो जी, वो सब पूरे होंगे तमाम चीजों। अच्छा, एक सवाल ये है कि जो सियासी माहिरीन बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के साथ लेफ्ट पार्टियों का इत्तेहाद में शामिल होना ये एक बड़ी मतलब तब्दीली थी, ये कैसे मुमकिन हो पाया तारिक साहब? नहीं, ये अच्छा रहा। देखिए, लेफ्ट के साथ आने से मैं सोचता हूँ कि हमारे इत्तेहाद को ताकत मिली है, क्योंकि लेफ्ट के कैडर, उनके जो वर्कर होते हैं वो बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं और बहुत जिसको कह सकते हैं सूझबूझ वाले होते हैं। तो उन लोगों ने वो हमारे साथ आए तो उसका फायदा हम लोग को मिला। तो क्या आने वाले वक्त में बंगाल में इंतखाबात हैं, क्या कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का साथ बंगाल में भी होगा? हाँ, बंगाल में भी होगा, हम लोग कोशिश में है और मेरा ख्याल है कि वहाँ लेफ्ट पार्टी चाहती है कि कांग्रेस के साथ उनका इत्तेहाद हो। कोशिश अब देखें क्या होता है, अभी तो वक्त है। असम में भी इंतखाबी सरगर्मियां जो हैं अब वो बढ़ने लगी हैं। पिछली असेंबली इंतखाब में जो असम में हुए थे, AIUDF से इत्तेहाद न करना, क्या कांग्रेस का ये फैसला गलत था? देखिए, वहाँ स्टेट लीडरशिप पर ये बहुत हद तक मुनहसर करता है। अगर स्टेट लीडरशिप, हमारी स्टेट कमेटी ये चाहेगी कि UDF के साथ या और दूसरी जो वहाँ मौकामी जमायत हैं उनके साथ हमारा गठबंधन बने, तो आला कमान उस पर ज़रूर विचार करेगा। ज़रूर इस पर विचार हुआ नहीं अभी तक आइंदा इंतखाब के लिए राय देगा। नहीं, अभी मेरा ख्याल है कि अभी फाइनल कुछ ऐसा नहीं हुआ आसाम को लेकर।
बातचीत ज़रूर चल रही है, लेकिन अभी वो इत्तेहाद किस तरह का होगा और किन पार्टियों से होगा वो अब हम लोग, चूँकि हम सब लोग अभी बिहार में उलझे हुए थे और बिहार का इलेक्शन ख़त्म हुआ है। अब हम लोग जो अगले साल जहाँ जहाँ इलेक्शन होना है, चाहे वो केरला हो, पश्चिम बंगाल हो, लेकिन असम बीजेपी ने हो, अभी से या और तैयारियां, भी अभी से स्टेट क्या बल्कि कई महीनों उनकी- पहले से उनकी जो है तैयारी पहले से हो बंगाल रही और असम की तैयारी शुरू कर दी है। क्या यहीं पे मात खा जाती है कांग्रेस? नहीं, तैयारी हमारी भी है, लेकिन बहुत जहाँ तक इत्तेहाद का सवाल है उसमें थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि सीटों का एडजस्टमेंट होता है, फिर उसके बाद प्रोग्राम मुरतब किए जाते हैं ताकि हम अच्छा तारिक साहब, सवाल ये है कि बिहार में कांग्रेस अपने पांव पर कब खड़ी हो पाएगी? देखिए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का दावा करती है, जब वो अकेले चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। आपने देखा कि बिहार में उनको नीतीश की ज़रूरत थी, यूपी में भी उनको बहुत सारे जो छोटे मुकामी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, उनके साथ उनका अलायंस है। कोई ऐसा स्टेट बता दीजिए जहां बीजेपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती हो। तो जब वे जो दावा कर रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे लेकिन बड़ी कांग्रेस का माजी तो ऐसा रहा है, सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी है, वो नहीं कर पा रही, क्योंकि आज का देखिए ऐसा है कि ज़माना और जो ज़मीनी हकीकत है उसको हम सब लोगों को मानना होगा। तो अभी कांग्रेस की कोशिश यही है कि जो हम मिजाज लोग हैं, जो इस मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म के साथ हैं, या जो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, जो हमारे मुल्क के आइन पर यकीन रखते हैं, जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है उस पर यकीन रखते हैं, वैसे तमाम पार्टियां को हम एक साथ लेकर चलें। और कांग्रेस जाहिर है कि नेशनल पार्टी है, सबसे बड़ी मतलब पार्टी असम है। में गलती हुई थी और आइंदा ये गलती हमारा दोहराई नहीं फर्ज बनता जाएगी, है। इशारा साफ है। हाँ बिल्कुल, और हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि जो हम मिजाज लोग हैं उनको साथ लेकर चले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो कामयाबी का एक वजह कहा जाए या उसके पीछे जो कारण है वो यही है कि जो सेकुलर वोट है वो बढ़ जाता है जी, और सेकुलर वोट बढ़ने से जो उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। चलिए, तो हम लोग कांग्रेस पार्टी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आप हर वर्किंग स्टेट कमेटी में के मेंबर हैं। राहुल गांधी जिस रियासत से एमपी है, केरल के वायनाड से, आप उस रियासत के इंचार्ज बनाए गए हैं। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी ये जिम्मेदारी है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगले ही साल इलेक्शन होने वाला है। अब समझिए 6 महीना भी नहीं बचा है, और मैं इसके लिए सोनिया जी जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, सदर हैं, उनकी हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे, और राहुल जी का ख़ास तौर पर कि वो उन्होंने मुझ पर यकीन किया है, भरोसा किया है, और केरला की जिम्मेदारी उन्होंने हमको दी है। तो अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अब हमारी जो लीडरशिप है उसको कहीं कोई मायूसी नहीं हो, मायूसी हाथ में लगे। और एक सवाल जो भी बहुत अहम है तारिक साहब, कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को मुश्किल से जिता भी लेती है, लेकिन अक्सर उसे बचा कर रख नहीं पाती। वो रिजाइन करते हैं और कांग्रेस सरकार गिर जाती है। कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश इसकी मिसालें हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, इनका यकीन जमहूरियत में नहीं है। ये इनकी कोशिश यही है, जब से मोदी जी इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने तब से लगातार इनकी कोशिश है। आपको याद होगा, याद दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी तकरीर में पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के फ्लोर पर उन्होंने ये बात कही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत हमें चाहिए। यानी कांग्रेस से कैसे कांग्रेस को ख़त्म किया जाए, उसके लिए वो तमाम जिसको कह सकते हैं तरीक़े अपना रहे हैं, चाहे वो सही तरीक़ा हो या गलत तरीक़ा हो। और बिल्कुल आप देख रहे हैं कि किस तरह से खुलेआम जो विधायक जीत कर आते हैं उनकी ख़रीद होती है, उनको लालच दी जाती है। अगर वो लालच से भी नहीं मानते हैं तो उनको AD
ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई उनके पीछे लगाया जाता है, उनको डराने की कोशिश होती है। तो ये तमाम चीजों का क्या ऐसी कोई जरूरत महसूस की जा रही है कि ये जो एक ट्रेंड सा बन गया है, इसे रोकने के लिए कोई कानून बनना चाहिए? और कौमी पैमाने पर कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला आखिर कब तक कर पाएगी? ठीक है, वो अगर बीजेपी ऐसा कर रही है तो कांग्रेस के पास इसके खिलाफ हिकमत अमली क्या है, क्यों नहीं होनी चाहिए? कानून तो है, एंटी डिफेक्शन लॉ तो बना हुआ है। राजीव जी जब इस मुल्क के वजीर आजम बने तो उन्होंने पहला काम यही किया था कि एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया था कि कोई आदमी अगर जिस पार्टी से जीत कर आता है वो जब तक, लेकिन अभी जो मौजूदा ट्रेंड है तारिक साहब, ये तो उस लॉ से अलग हो जाता है ना, जो हमने अभी महाराष्ट्र यहाँ कर्नाटक में देखा, जो मध्य प्रदेश में देखा, जो गोवा में देखा, जो गुजरात में देखा राज्यसभा चुनाव से पहले। तो नहीं, वो लगातार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी चूँकि उसका यकीन न जमहूरियत में है और न संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, और वो हर वो तरीका और हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि अपनी हुकूमत हमें बनानी ही बनानी। बीजेपी किसी तरह से अगर मेजॉरिटी नहीं भी है तो भी वो सरकार में आना चाहती है, हुकूमत में आना चाहती है, तो इसकी काट क्या है? हर काम कदम उठाने को तैयार है। और इस बात को लोग देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि जो जनता का, जिसको हम कहते हैं जन आदेश के विपरीत, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हुकूमत बना रही है। कई राज्यों में, कई रियासतों में उन्होंने हुकूमत बनाई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ रहे इस बात को कि ये जो केंद्र में हुकूमत बैठी है मोदी जी की, ये हर गलत तरीका कार अपनाने को तैयार है। मतलब आप इसे आवाम की अदालत में छोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, और बिहार के लोगों ने एक सबक सिखाया है। हमको लगता है कि मोदी जी को और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा सबक देने का काम बिहार के लोगों ने किया है जी। और अगर अभी भी ये उसी तरीके कार पर अमल करेंगे जी, तो हमको लगता है कि आने वाले दिन में मोदी जी का मुस्तकबिल कोई बहुत अच्छा होगा, कहना मुश्किल है जी। लोग तो एक सवाल ये भी अहम है, कांग्रेस को कौमी सदर फुल टाइमर कब मिल जाएगा? बहुत जल्दी मिल जाएगा। और देखिए, ये सब लोग अच्छी तरह इस बात को समझते हैं, कांग्रेस के तमाम लोग, कार्यकर्ता और अवाम भी समझती है मुल्क कि आज मुल्क को नेहरू गांधी फैमिली की या उनके ख़ानदान की ज़रूरत है, क्योंकि इस ख़ानदान ने बहुत कुर्बानियाँ दी। आज़ादी से पहले कुर्बानी दी, आज़ादी के बाद कुर्बानी दी, मुल्क को एक रखने के लिए, मुल्क को की जो एकता है उसको बनाए रखने के लिए। तो इस फैमिली का इतना कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क को बनाने में, उस ख़ानदान को अलग नहीं किया जा सकता है। तो कांग्रेस में जहाँ तक नेहरू गांधी फैमिली का सवाल है तो उसको लोग पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, उसको कबूल करते हैं कि इस फैमिली से अलग कांग्रेस को नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस और नेहरू गांधी फैमिली परिवार जो है वो जैसे चोली दामन का जो एक रिश्ता होता है, संबंध होता है, वो ताल्लुक है। तारिक साहब, जो बाइडेन की शिकस्त पर आपने ट्वीट करके मुबारकबाद भी दी है, क्या कहना चाहेंगे? कितना असरदार, किस तरह का ये होगा भारत के लिए अगर हम देखें तो? देखिए, बहुत बड़ा ये भी एक फैसला है, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन पर थी, वहाँ का अगला सदर कौन बनेगा। क्योंकि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री और ट्रंप, ये दोनों के जिसको कहा जाए कि काम करने का तरीका या सोच बिल्कुल एक जैसी है। ये बात अमेरिका के लोगों ने महसूस किया कि अमेरिका जो बहुत ही लिबरल मुल्क रहा है और सारी दुनिया उसकी एक सुपर पावर की हैसियत से उसको मानती है, और वो सबसे पुरानी जमहूरियत वहाँ है, डेमोक्रेसी है। लेकिन ट्रंप साहब ने जो 4 साल उनका रहा,
और जिस तरह से उन्होंने चलाने की कोशिश की और जिस तरह से वहाँ जो हिंदुस्तानी या दूसरे मुल्कों से भी जो लोग वहाँ काम कर रहे थे, उनको एक तरह से ये ख़तरा महसूस होने लगा कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में उनका आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल होगा। और मैं समझता हूँ कि जो नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं वो यकीनन उन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और हिंदुस्तान आज उस मुकाम पर है कि कोई भी सदर बने वो हिंदुस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, नहीं करेगा। तारिक साहब, एक आखिरी सवाल है, उम्मीद करूंगा कि आप एकदम दिल की बात कहेंगे। तारिक अनवर सियासत में कहां तक जाना चाहते हैं? देखिए, हम लोग अपना कहा जाए कि लिमिटेशन समझते हैं और लगभग 40-45 साल हमारी सियासी ज़िंदगी पूरी हुई है और मैं कांग्रेस पार्टी का यूँ कह सकते हैं कि बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं लीडरशिप का, कि जिसने हमें बहुत अहम जिम्मेदारी हमेशा दी है। हर मौके पर मुझे लीडरशिप का सपोर्ट मिला है और आज भी जब हम कांग्रेस में हमारी वापसी हुई है तो एक बार फिर कांग्रेस लीडरशिप ने मुझको मुझ पर यकीन किया है और बहुत भरोसा भी किया है और जिस तरह की जिम्मेदारी दी है तो मैं तो बहुत इस सोनिया जी का ख़ास तौर पर और राहुल जी का भी कि उन्होंने एक बार फिर मुझे कांग्रेस में वो मुकाम दिया है और इसके बाद कोई ख्वाहिश रह नहीं जाती है। इसके बाद से कोई ख्वाहिश रह नहीं जाती। मुझे लगता है कि मेरा सवाल, फिर कभी मुलाकात होगी तो ये सवाल मेरा जिंदा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक अनवर साहब, न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करने के लिए। और नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जज्बात की हमने अक्कासी की है और वो तमाम सवालात हमने पूछे हैं। बहुत मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।